Hello students and welcome to this video. It is a continuation of Raman spectroscopy. इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की उसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने रमन स्कैटरिंग क्या होती है, रेले स्कैटरिंग क्या होती है, देन रेले लाइंस क्या होती हैं, रमन की जो स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, किस तरीके से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन रमन जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्राइटेरिया क्या है, या हम कह सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रमन एक्टिव होते हैं, ये हमने पढ़ा था। अगर आपको याद है तो मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलराइजेबिलिटी में चेंज आना चाहिए ड्यूरिंग द मूवमेंट, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम रमन एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट वी आल्सो डिस्कस्ड कि रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्या होती है, और थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखा था कि जो भी मॉलिक्यूल्स रोटेशन करते टाइम पे पोलराइजेबिलिटी में चेंज दिखाते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम रोटेशनल रमन एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और सिलेक्शन रूल की अगर बात करें तो सिलेक्शन रूल जो है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखा था डेल्टा जे इज इक्वल टू +-2 था। जबकि अगर आपको थोड़ा और पीछे जाते हैं, जो हमने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आपको याद है तो हमारा सिलेक्शन रूल था डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1। तो दोनों में इतना डिफरेंस है कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1, एंड रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, डेल्टा जे है +-2। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये +-2 क्यों है। कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किया था कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, किस तरीके से हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स में पोलराइजेबिलिटी में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। एवरीथिंग वाज डिस्कस देयर। देन एनर्जी लेवल्स डिस्कस किए गए थे, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में गैप कितना होता है वो भी हमने डिस्कस किया था, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एवरीथिंग। नाउ स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, इसमें हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं कि रमन एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अपने मोशन के दौरान चेंज दिखाते हैं पोलराइजेबिलिटी में। अब क्योंकि जब कौन से मोशन की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशनल रमन एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, वो मॉलिक्यूल्स जो कि वाइब्रेशन करते टाइम, वाइब्रेशंस दिखाते टाइम या वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस करते टाइम वो पोलराइजेबिलिटी में चेंज दिखाएंगे। एंड पोलराइजेबिलिटी भी हमने डिस्कस किया था क्या होती है। पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है जब भी किसी मॉलिक्यूल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितनी आसानी से आप उस मॉलिक्यूल को पोलराइज कर सकते हैं, यानी कि उस मॉलिक्यूल में आप कितनी आसानी से डायपोल इंड्यूस कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी कहलाती है पोलराइजेबिलिटी। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेके हमने डिस्कस भी किया था कि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है और कैसे हम शो कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल हमारा जो है मोशन के दौरान पोलराइजेबिलिटी में चेंज दिखा रहा है। तो शुरू करते हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। देखिए, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे कंसेप्ट्स हमने पढ़े थे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यानी कि मैं बात कर रही हूँ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, काफ़ी कुछ वही फॉर्मूलेज, वही कंसेप्ट्स हमारे यूज़ होंगे यहाँ पे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जैसा कि हमें पता है कि आईआर और रमन जो है, यानी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी कुछ मिलती जुलती हैं। तो जितने भी कंसेप्ट्स हमारे वहाँ थे जो हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़े थे, वाइब्रेशनल मोशंस के लिए पढ़े थे, वही कंसेप्ट्स हमारे यूटिलाइज होंगे यहाँ वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो शुरू करते हैं हम अपने सिलेक्शन रूल के साथ में। जो हमारा सिलेक्शन रूल है वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वो है डेल्टा न्यू इज इक्वल टू +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन। डेल्टा न्यू जो है वो है +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में या इस ट्रांजिशन में मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे भी मूव कर सकता है, तब हो जाएगा +-1, या फिर मॉलिक्यूल हमारा ग्राउंड एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल पे भी जा सकता है, ग्राउंड से थर्ड पे भी जा सकता है, ग्राउंड से फोर्थ पे भी जा सकता है, एंड सो ऑन। तो बहुत सारी ट्रांजिशंस हमारा मॉलिक्यूल जो है वो दिखा सकता है।
अच्छा, अगर आपको ध्यान है तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा सिलेक्शन रूल क्या था? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा सिलेक्शन रूल था सिर्फ डेल्टा न्यू इज इक्वल टू +-1. दिस वाज द ओनली सिलेक्शन रूल. अब यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजिशंस हमने इंक्लूड कर ली हैं. अब देखते हैं कि ये होती क्या है. अगर हम कहते हैं कि हमारा डेल्टा न्यू जो है वो +-1 है, माइनस को अभी कंसिडर नहीं करते. माइनस का मतलब तो होता है कि मॉलिक्यूल जब ऊपर से एनर्जी रिलीज करके नीचे की एनर्जी लेवल्स पे जा रहा है. अभी हम बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल जब ऊपर जाता है तो अगर हमारा डेल्टा न्यू इज इक्वल टू +1 है तो हम कहना चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल हमारा ग्राउंड एनर्जी लेवल से, यानी कि जब उसकी एनर्जी 0 थी तब वो वहाँ से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे मूव हुआ है. ये जो पहली ट्रांजिशन होती है, वेरी फर्स्ट ट्रांजिशन जो मॉलिक्यूल दिखाता है ग्राउंड एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, इसको कहा जाता है फंडामेंटल मूवमेंट या फंडामेंटल वाइब्रेशन. दिस इज नोन एज फंडामेंटल वाइब्रेशन. ठीक है. और इसके बाद की जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि अगर मॉलिक्यूल 0 से सेकंड पे जा रहा है या 0 से थर्ड पे जा रहा है या 0 से फोर्थ पे जा रहा है, उन्हें कहा जाता है ओवरटोन्स. दैट आर नोन एज ओवरटोन्स. जैसे कि अगर हमारी डेल्टा न्यू की वैल्यू है +2 तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन. दिस इज नोन एज फर्स्ट ओवरटोन. अगर वैल्यू +3 है तो हम कहेंगे दिस इज सेकेंड ओवरटोन एंड सो ऑन. इसी तरीके से हम कहते चले जाते हैं. +4 होगा तो थर्ड ओवरटोन ऑन सो ऑन. ठीक है. तो ये हो गई हमारी फंडामेंटल वाइब्रेशन. ये सब हो जाते हैं हमारे ओवरटोन्स. अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं कि अगर मॉलिक्यूल हमारा ग्राउंड एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स पे जा रहा है. एक तरीके की ट्रांजिशन और देखी जाती है जबकि मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है, ऑलरेडी हायर एनर्जी लेवल पे और वहाँ से और ऊपर जा रहा है. जैसे कि हम कहते हैं, मान लीजिए हमारा मॉलिक्यूल फर्स्ट एनर्जी लेवल पे है और ये मूव कर रहा है सेकेंड एनर्जी लेवल पे, या हम कह सकते हैं कि सेकेंड पे था, ये थर्ड पे जा रहा है. इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. तो इस तरीके के जो बैंड्स नज़र आते हैं इनको कहा जाता है hot bands. The bands that are obtained because of these transitions, because of these vibrations या because of these overtones, these are known as hot bands. ठीक है. हॉट बैंड्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो ऑलरेडी हायर एनर्जी लेवल पे है, ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट पे है, यानी कि टेम्परेचर उसका ज़्यादा है. ठीक है. उस तभी तो मॉलिक्यूल एक्साइट हो सकता है, तभी तो मॉलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट कर सकता है जबकि वो हायर टेम्परेचर पे हो. तो इसलिए हम उसको कहते हैं हॉट बैंड्स. अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की और बात है कि ये जो हमारे ओवरटोन्स और हॉट बैंड्स हैं, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, हॉट बैंड्स, ये सब जो है इनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है. इनकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू दी फंडामेंटल वाइब्रेशंस. तो इंटेंसिटी क्योंकि बहुत कम है, इतनी कम है कि इनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है एंड वी कंसिडर ओनली एंड ओनली फंडामेंटल वाइब्रेशंस. अब क्योंकि ये नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं, यानी +-2, +-3, +-4, इन सबको छोड़ दिया जाएगा, ये सब नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे और बचा क्या हमारे पास? बचता है डेल्टा न्यू इज इक्वल टू +-1. ये हमारा सिलेक्शन रूल यहाँ पे सिमट के रह गया. डेल्टा न्यू इज इक्वल टू +-1. क्यों हुआ ये ऐसा? दिस इज द सिलेक्शन रूल. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वी आर कंसिडरिंग ओनली दी फंडामेंटल वाइब्रेशंस. वी आर कंसिडरिंग ओनली दी फंडामेंटल वाइब्रेशंस. क्यों कंसिडर कर रहे हैं हम सिर्फ फंडामेंटल वाइब्रेशंस? क्योंकि बाकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो ओवरटोन्स हैं, जो हॉट बैंड्स हैं, उनकी इंटेंसिटी काफ़ी कम है तो उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है. तो हमारा सिलेक्शन रूल हो गया डेल्टा न्यू इज इक्वल टू +-1. अब देखिए, हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी यही सिलेक्शन रूल था और हमारे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी सेम रूल है, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू +-1. अब बात करते हैं एनर्जी लेवल्स की, कि हम एनर्जी लेवल्स अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे होता है. अब फिर से थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो हमने टॉपिक पढ़ा था. वहाँ हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं. एक को तो कहा जाता है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, दीज आर नोन एज हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, और दूसरे जो हैं उनको कहा जाता है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स.
थोड़ा सा इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो होते हैं ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ये एज्यूम किया जाता है, ये सपोज किया जाता है कि मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर जब वाइब्रेशंस इंड्यूस हो जाती हैं तो वो रेगुलरली वाइब्रेट करता रहता है। एक बार उसमें वाइब्रेशंस इंड्यूस कर दी गई हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन उसने दिखाया, तो वो मॉलिक्यूल जो है, जैसे ये मान लीजिए ये मेरे दो एटम्स हैं, इनके बीच में बॉन्ड है, तो ये लगातार इस तरीके से वाइब्रेशंस करते ही रहेंगे हमेशा, जब तक कि इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। तो और ये कहा जाता है इन मॉलिक्यूल्स के लिए कि ये जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस की वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड हमारा स्ट्रेच होता है, कंप्रेस होता है, स्ट्रेच होता है, कंप्रेस होता है। तो ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, इनमें ये जो बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है ये किसी भी एक्सटेंट तक स्ट्रेच किया जा सकता है बिना बॉन्ड को तोड़े। यानी कि हम कहना चाहते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी एनर्जी लेवल तक जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हार्मोनिक ऑसिलेटर कहा जाता है। और इनका अगर हम एक डायग्राम देखें तो इनमें, अगर आपको याद है, इस तरीके का एक वी शेप्ड डायग्राम बनता था, जहाँ पे कि हम कहते थे ये मान लीजिए अगर मेरे मॉलिक्यूल का ज़ीरो एनर्जी लेवल है, ये ज़ीरो एनर्जी लेवल है जहाँ पे कि म्यू जो है वो 1 है, तो हायर एनर्जी लेवल्स इस तरीके से हुआ करते थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हम एनर्जी लेवल रखते थे, जहाँ पे कि म्यू इज इक्वल टू 2, म्यू इज इक्वल टू 3, म्यू इज इक्वल टू 4, अगर ये इस तरीके से हो जाए v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 4, तो इस तरीके से हम दिखाते थे। ये परफेक्ट वी शेप डायग्राम हमारा आता था हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। जबकि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स कौन से होते हैं? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हम ये कहते हैं कि एक बार वाइब्रेशन हमने इंड्यूस की तो ये इस तरीके से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, लेकिन इनको हम किसी भी हद तक स्ट्रेच नहीं कर सकते। एक लिमिट है इनको इनके बॉन्ड को स्ट्रेच करने की, एक लिमिट के बाद जाके, यानी एक एनर्जी लेवल के बाद जाके ये जो है इनकी स्ट्रेचिंग अगर की जाती है तो दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। और इनके लिए अगर हम डायग्राम देखें तो हमारा डायग्राम आता था कुछ इस तरीके से, जैसे कि अगेन अगर हमने कहा H हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा, क्लोरीन यहाँ पे है, ज़ीरो एनर्जी लेवल पे है, यहाँ पे V की वैल्यू 0 है, और इस तरीके से हम हायर एनर्जी लेवल्स अगर शो करते थे तो हम ये दिखाते थे कि कहीं ना कहीं यहाँ जाके जो है मॉलिक्यूल हमारा टूट गया। ये क्लोरीन जो है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे डिसोसिएट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ टूट गया। तो कहने का मतलब है कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो होते हैं उनकी एक लिमिट है, एक एनर्जी लेवल है जहाँ तक उनको लेके जाया जा सकता है, उनको स्ट्रेच किया जा सकता है, उसके बाद में वो डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एंड माइंड यू, जो हमारे रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह से बिहेव करते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह से बिहेव नहीं करते। अच्छा, वहीं पे हमने डिस्कस किया था एनर्जी लेवल्स इनके क्या होते हैं। इन दोनों के लिए एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते थे। इसके लिए एनर्जी लेवल होता था हाफ प्लस v एंड न्यू बार। यहाँ पे हम न्यू बार को ले लेते हैं ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ पे एनर्जी थी, एनर्जी का फॉर्मूला था एनर्जी इज इक्वल टू v प्लस हाफ, उल्टा लिख दिया मैंने, v प्लस हाफ ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन, राइट। और यहाँ पे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता था? एनर्जी इज इक्वल टू v प्लस हाफ ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन माइनस v प्लस हाफ होल स्क्वायर ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन एंड जाई। ये हमारा फॉर्मूला होता था एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जहाँ पे कि v क्या है, या यहाँ देख लेते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए v क्या है। v होता है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, दिस इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। जैसे कि हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था, J जो होता है वो क्या होता है? रोटेशनल क्वांटम नंबर। इसी तरीके से V जो है वाइब्रेशनल मोशन के लिए, इसको कहा जाता है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। और ओमेगा बार क्या है? ओमेगा बार का मतलब है ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन, इसका मतलब है दिस इज दी वेव नंबर, दिस इज दी वेव नंबर। अगर थोड़ा सा आपको ध्यान है तो वहाँ पे हम न्यू से फ्रीक्वेंसी को दिखाते थे, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को, और न्यू बार से, देखिए न्यू से हम फ्रीक्वेंसी को दिखाते थे और न्यू बार से हम वेव नंबर को दिखाते थे, राइट। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जब हम लेते थे तो न्यू लेते थे, और जब हम लेते थे इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर तो हम न्यू बार से उसको डिनोट करते थे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को।
तो यहाँ पे भी ये न्यू बार, ये ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन जो है ये कुछ नहीं है, ये वेव नंबर ही है, एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस, बस हमने नोटेशंस चेंज कर दिए हैं, न्यू बार ने ना लेके हमने यहाँ ओमेगा बार लिया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। अच्छा, जाई क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं जाई, दिस इज़ नॉट एक्स, दिस इज़ जाई। जाई क्या होता है, जाई इज़ द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, this is the vibrational frequency of molecule, right? This is the vibrational frequency of sorry, ये तो wave number ही है, this is wave number and this is known as vibrational frequency of molecule, this is vibrational frequency of molecule। और ये जो साई है ये होता है n harmonicity constant, this is known as n harmonicity एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका, ये एक कांस्टेंट है जो कि हमें दिखाता है कि हम इस बॉन्ड को कहाँ तक स्ट्रेच किया जा सकता है बिना तोड़े, तो वो फैक्टर जो है वो होता है ये जाई, दिस इज नोन एज जाई, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया, देखिए जब हम वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एनर्जी लेते हैं, एनर्जी लेवल जो लेते हैं तो वो ये लेते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ये हम फॉर्मूला एज इट इज़ कंसिडर करते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाता है अगर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी लेवल का क्या फार्मूला है, तो हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं एज इट इज़, राइट। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या है, फिर से एक बार लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू V प्लस हाफ ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन माइनस V प्लस हाफ होल स्क्वायर ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन एंड जाई। ठीक है, V क्या है हमारा, दिस इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन इज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड जाई क्या है, जाई है हमारा एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज। और ये एनर्जी हमारी किस में है, दिस एनर्जी वी आर यूजिंग इन सेंटीमीटर इनवर्स। जैसा कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमेशा जब हम एनर्जी कंसिडर करते हैं वी कंसिडर इन सेंटीमीटर इनवर्स, नॉट इन जूल्स। ठीक है, तो सिंपल सा ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमें याद रखना है बस, इसकी डेरिवेशन क्या है, ये कहाँ से आया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर कि हमारा जो सिलेक्शन रूल था वो क्या था, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे स्पेक्ट्रा देखते हैं, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो हमारा स्पेक्ट्रा आता है वो सिंपल आता है 3 लाइन्स का। देखिए इस तरीके से बस 3 लाइन्स हमें मिलती हैं। क्यों मिलती हैं सिर्फ 3 लाइन्स, जिसमें कि ये क्या है, ये है रेले, दिस इज नोन एज रेले लाइन, राइट। दिस इज नोन एज एंटी स्टोक्स लाइन्स, दिस इज एंटी स्टोक्स एंड दिस इज स्टोक्स। सिंपल हमें 3 लाइन का स्पेक्ट्रा मिलता है। क्यों हमें सिर्फ 3 लाइन मिली, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल वाइब्रेशंस कंसिडर कर रहे हैं, इसकी बाद की जो वाइब्रेशनल स्टेट्स थी, जो एनर्जी स्टेट्स थी, वो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। सो सिंपल हमें ये 3 लाइन का स्पेक्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे वाइब्रेशनल एक्टिव हैं, वाइब्रेशनल रमन एक्टिव हैं या नहीं। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर वाइब्रेशंस के दौरान क्या दिखा रहा है, वाइब्रेशंस के दौरान में पोलराइजेबिलिटी में चेंज दिखा रहा है, तो वो मॉलिक्यूल हम कहेंगे दिस इज़ वाइब्रेशनल रमन एक्टिव। तो अब हमें देखना है कि मॉलिक्यूल में किस तरीके से वाइब्रेशंस होती हैं, वो वाइब्रेशंस रमन एक्टिव होंगी या नहीं। शुरुआत करते हैं हम अपने वाटर मॉलिक्यूल से। अब देखिए, ये शुरू करने से पहले हमें एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए, एक इस तरीके का डायग्राम होता है, इस तरीके का एक डायग्राम होता है, एलिप्टिकल शेप है ये हमारी, और इसको कहा जाता है पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड। दिस इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड। ठीक है, इसको कहा जाता है पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड। और इसमें ये जो है ये होती है मेजर एक्सिस और ये होती है हमारी माइनर एक्सिस। ये डायग्राम ये दिखाता है कि हमारी पोलराइजेबिलिटी जो है वो कम है, ज़्यादा है, किस डायरेक्शन में है। इस डायग्राम की हेल्प से हम ये दिखा पाते हैं। ठीक है, बुक्स में आपको ये बना हुआ मिलेगा सभी मॉलिक्यूल्स के साथ में। जब आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी है। सो दिस इज़ नोन एज पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये बताता है कि हमारी पोलराइजेबिलिटी कैसी है। अच्छा, ये जो इसकी साइज़ है,
यहाँ पे साइज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेबिलिटी के, यानी कि अगर मैं छोटा एलिप्सॉइड बनाती हूँ तो इसका मतलब है मोर पोलराइजेबिलिटी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मोर पोलराइजेबिलिटी। और अगर हम पोलराइजेबिलिटी की एलिप्सॉइड की शेप जो है वो बड़ी बनाते हैं, बड़ा एलिप्सॉइड बना रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स लेस पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो शेप जो है हमारी छोटी और बड़ी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, शेप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये जो माइनर एक्सिस है, ये जो माइनर एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जहाँ पे भी हमारा बॉन्ड होगा, अगर हम कह रहे हैं कि हमारा बॉन्ड इस तरीके से है, H और H के बीच का बॉन्ड यहाँ पे है, तो हम जो एलिप्सॉइड बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मेजर जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं, जहाँ पे कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो ये एक्सिस है। इस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते या ना के बराबर पाए जाते हैं। तो हमारा क्योंकि बॉन्ड ऐसे था तो हमारा एलिप्सॉइड ऐसे था, अगर हम बॉन्ड ऐसे बनाते हैं तो हमारा एलिप्सॉइड ये ऐसे हो जाएगा, अगर हम बॉन्ड ऐसे बनाते हैं तो हमारा एलिप्सॉइड भी इस तरीके से हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये हम किस लिए सीख रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम वाइब्रेशन देखेंगे, वाइब्रेशनल मोशंस जब हम देखेंगे तो हमें इस एलिप्सॉइड की हेल्प से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारी पोलराइजेबिलिटी में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि पोलराइजेबिलिटी एक एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर डायरेक्शन भी चेंज होती है, पोलराइजेबिलिटी की डायरेक्शन भी चेंज होती है, तो भी हम कहते हैं कि पोलराइजेबिलिटी में चेंज आ रहा है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पोलराइजेबिलिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो भी हम कहेंगे पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो भी हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी में चेंज हो रहा है। क्योंकि हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारे मॉलिक्यूल का क्राइटेरिया रमन एक्टिविटी के लिए ये है कि उसकी पोलराइजेबिलिटी में चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि मेरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया सपोज, तो हम क्या कहेंगे कि येस देयर इज़ अ चेंज इन पोलराइजेबिलिटी। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं हमारा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम ओवरऑल कहेंगे कि हमारी पोलराइजेबिलिटी में चेंज आ रही है, ये मॉलिक्यूल एक्टिव है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो ये सब कुछ समझने के बाद में अब हम देखते हैं कि हम अपने मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से दिखा सकते हैं कि वो वाइब्रेशनल रमन एक्टिव है या नहीं। तो वाटर का मॉलिक्यूल, जैसे मैंने आपसे कहा था, वाटर के मॉलिक्यूल से शुरुआत करते हैं। वाइब्रेशनल मोशंस हमने पढ़ा हुआ है कि वाइब्रेशनल मोशंस जो हैं वो कितनी तरीके के होते हैं। वाइब्रेशंस जो होती हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशंस हमने पढ़ी हुई हैं, ये दो तरीके की होती हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। दो तरीके की वाइब्रेशन दिखाता है मॉलिक्यूल, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो इन्हीं सब फैक्टर्स को लेके अब हम देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर किस तरीके से वाइब्रेशंस हो सकती हैं और वो वाइब्रेशंस जो हैं वो रमन एक्टिव है या नहीं है। तो देखिए, वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम स्ट्रेचिंग कंसिडर करना चाहें तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो हैं उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे वाटर मॉलिक्यूल की शेप कैसी है। शेप का याद होना बहुत ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल की हमारी शेप कैसी है, क्योंकि शेप के साथ में बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। अब जैसे देखिए, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमारा कैसा है, वाटर मॉलिक्यूल हमारा वी शेप्ड मॉलिक्यूल है, वी शेप्ड मॉलिक्यूल है। क्योंकि अगर ये लीनियर मॉलिक्यूल होता, इन केस अगर हमें कहते कि हमारा ये लीनियर मॉलिक्यूल है, तो देखिए इसमें डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती। ठीक है, इसमें डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती, लेकिन अब जो है हमारा ये वी शेप्ड मॉलिक्यूल है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं ये वाइब्रेशनल एक्टिव है कि नहीं है। एक मैंने ये मॉलिक्यूल बना लिया अपना, ये मॉलिक्यूल हम मान लेते हैं कि यहाँ से इसमें वाइब्रेशन होनी शुरू होंगी। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ऐसा है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है मॉलिक्यूल की। इक्विलिब्रियम स्टेट हम उसको मान लेते हैं जहाँ से कि हम कहना चाहते हैं कि हमारी यहाँ से इस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस इंड्यूस हुई, तो दिस इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेट। इसके लिए हम अपना पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड बना लेते हैं। ये मैंने इसका पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड बना लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें एक बार स्ट्रेचिंग करके देखेंगे और एक बार बेंडिंग करके देखेंगे। स्ट्रेचिंग में भी हम शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल में सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो तो हम किस तरीके से उसको दिखाएंगे। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में देखो क्या होगा, हमने ये बनाया, फिर से वापस से वही डायग्राम बनाया और हम दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें इस तरीके से सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही है, दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन से दूर जा रहे हैं।
ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं ऑक्सीजन से दूर जा रहे हैं। और एक और जो हमने अपना बनाया मॉलिक्यूल, इसमें हमने दिखाया कि ये जो है हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग यही होती है, दोनों ही एटम्स सेंट्रल एटम से दूर जा रहे हैं या दोनों ही पास आ रहे हैं, तो ये हमने सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग दिखाई है। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब भी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, जब भी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका क्या हो जाता है, वो लूज़ हो जाते हैं, राइट, वो लूज़ हो जाते हैं, ये बॉन्ड वीक पड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स पे पकड़ हल्की हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से अपना बॉन्ड एक्सिस के थ्रू मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो है यहाँ पे जो भी लेंथ रही होगी इसकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, इससे ज़्यादा लेंथ यहाँ पे है बॉन्ड लेंथ, दोनों बॉन्ड लेंथ हमारी बढ़ गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ में, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जैसे ही बढ़ती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, और आसानी से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसको बॉन्ड को पोलर करना आसान हो जाता है। अगर हमारी बॉन्ड लेंथ घटती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बीच में वो हम कह सकते हैं कि दो एटम्स के बीच में फिक्स हो जाते हैं। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू मूव, वो किसी एक एटम की तरफ मूव नहीं कर सकते, तो किसी एक एटम पे हम पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स तो वहीं रहेंगे बीच में ही, एक दूसरे की तरफ जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी घट जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई। पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई इसका मतलब क्या है, ये एलिप्सॉइड हमारा छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ घट रही है, पोलराइजेबिलिटी घट रही है, तो ये क्या होगा, हमारा एलिप्सॉइड और बड़ा हो जाएगा। देखिए, अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड स्ट्रक्चर है और ये थर्ड स्ट्रक्चर है, तो पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा फर्स्ट में है, देन सेकेंड में है एंड देन थर्ड में है। दिस इज़ हाउ वी शो द चेंज इन पोलराइजेबिलिटी। एंड सिंस द वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रेचिंग जो है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है, वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है कि मूवमेंट के दौरान, वाइब्रेशंस के दौरान हमारी पोलराइजेबिलिटी में चेंज आ रहा है। तो कैसा है ये, दिस इज एक्टिव, रमन एक्टिव। तो वाटर मॉलिक्यूल की जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है वो कैसी होती है, रमन एक्टिव होती है। दिस इज रमन एक्टिव। ठीक है, अब हम देखते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए फिर से वही करते हैं, अपना वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं एक, ये हमने वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया, इसका पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड बना लेते हैं, ये बना लिया। अब देखेंगे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन आटम ऑक्सीजन से दूर जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड बड़ा हो जाएगा, और साथ ही ये जो दूसरा हाइड्रोजन आटम और ये बॉन्ड है, ये क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, ये पास में आएगा, तो एक बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और दूसरी बॉन्ड लेंथ घटेगी। ये होती है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो इसके लिए भी हम दो एक्सट्रीम केसेस अपने बना लेते हैं, ये हमारी बढ़ गई बॉन्ड लेंथ एक, और दूसरी जो है वो घट गई। इसी तरीके से हम दूसरा, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये बॉन्ड लेंथ कम हो गई और ये बॉन्ड लेंथ हमारी बढ़ गई। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ हमारी बढ़ गई। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग दिखाई है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारी बॉन्ड लेंथ दोनों बॉन्ड्स की इक्वल थी, दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर थी। ठीक है, और ये हमारा पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड थी। अब इस डायग्राम को देखिए, ये वाला बॉन्ड जो है ये बढ़ गया, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, लेकिन साथ ही क्या हुआ, दूसरी बॉन्ड लेंथ जो है वो घट गई। भाई जितना ये बढ़ा हम मान सकते हैं कि उतनी ये घट गई, तो कोई चेंज नहीं आया पोलराइजेबिलिटी में। जितना इंक्रीज हुआ उतना ही दूसरा बॉन्ड डिक्रीज हो गया, तो पोलराइजेबिलिटी में, नेट पोलराइजेबिलिटी में हम कह सकते हैं कोई चेंज नहीं आया, तो हमारा एलिप्सॉइड ऐसे क्या ऐसे ही रह गया। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला भी सेम यही केस है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ी है तो दूसरे वाली घट गई, ये भी वही है, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया। तो हम इसमें देख सकते हैं कि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में हमारे मॉलिक्यूल के अंदर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करते वक्त पोलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कैसी हो जाएगी, जो ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है हमारे वाटर मॉलिक्यूल की, ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी रमन इनएक्टिव। दिस इज रमन इनएक्टिव, राइट, ये हमारी रमन इनएक्टिव है। अब हम देखते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। वाटर की बेंडिंग वाइब्रेशन किस तरीके से होगी। बेंडिंग वाइब्रेशन में
फिर से हम अपना वही काम करेंगे, अपना एक मॉलिक्यूल बना लिया हमने, वी शेप्ड वाटर मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होगा, ये बेंड कैसे करता है, क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है, ये वी शेप्ड मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो बेंडिंग होगी वो किस तरीके से होगी, ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम ये इतना जा सकता है, लीनियर हो सकता है मैक्सिमम, और फिर ये वापस आ जाएगा, यानी एक ही प्लेन में इस तरीके से ये मूवमेंट दिखाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये मूवमेंट दिखाएगा। तो अब हम ये देख लेते हैं अपने मॉलिक्यूल के, एक तो एक्सट्रीम पोजीशन हो सकती है, ये जब ये यहाँ पे गया तो एक्सट्रीम पोजीशन एक ये हो गई हमारी। दूसरी क्या हो सकती है कि दूसरी जो है ये हाइड्रोजन एटम्स और पास आ गए, ठीक है, दूसरी हमने ये दिखाई, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा पोलराइजेबिलिटी थी इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है, पहले भी हमने देखा हुआ है कि जब भी हमारा जो बॉन्ड है, बॉन्ड एक्सिस जब भी हमारा पैरेलल हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उसमें पोलराइजेबिलिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आसानी से मूव कर सकते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, थोड़ा सा हमारा जो है एंगल बन गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इतनी आसान नहीं है इन कंपैरिजन टू दिस स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है बॉन्ड के एक्सिस में वो इतनी आसान नहीं है, तो इसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ देखें तो क्या है, पोलराइजेबिलिटी हमारी बढ़ गई। इसके लिए हमने अगर ये डायग्राम बनाया अपना, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड बनाया, तो इस केस में क्या हुआ, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि बॉन्ड एक्सिस क्या हो गया है, पैरेलल हो गया है। तो यहाँ पे हमारा ये बन गया छोटा एलिप्सॉइड, और यहाँ पे आप देखिए जो बॉन्ड्स हैं ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एलिप्सॉइड और बड़ा हो गया, यानी कि यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी बहुत कम है। अब देखिए चेंज हो रहा है, सबसे कम उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, तो पोलराइजेबिलिटी मोशन के साथ साथ चेंज हो रही है हमारी, राइट। तो बेंडिंग मोड भी कैसी हो गई, दिस इज रामन एक्टिव, यानी कि वाटर के केस में बेंडिंग वाइब्रेशंस रमन एक्टिव है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस रमन एक्टिव है, और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो है वो कैसी हैं, ये हमारी रमन इनएक्टिव है, ठीक है। ये हो गया हमारा वाटर का केस। अब हम बात करते हैं अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की। CO2 मॉलिक्यूल को देख लेते हैं एक बार। CO2 मॉलिक्यूल में कैसे होगा, CO2 की शेप आप जानते हैं किस तरीके से है, लीनियर शेप होती है ऐसे, दिस इज लीनियर शेप, ठीक है। अब इसमें भी उसी तरीके से स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ये बना लिया हमने अपना इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है, इसका एलिप्सॉइड बना लिया। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में दोनों ऑक्सीजन एटम्स या तो दूर जाएंगे या तो दोनों पास आएंगे। तो एक बना लेते हैं ये मॉलिक्यूल जिसमें कि दोनों ऑक्सीजन एटम्स दूर गए हैं, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ हमारी बढ़ गई। और दूसरा हमने बना लिया जिसमें कि बिल्कुल पास आ गए हैं, बॉन्ड लेंथ हमारी घट गई। तो इसको तो दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बॉन्ड लेंथ बढ़ी है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे आसानी से मूव कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा हाईली पोलराइजेबल, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड लेंथ घट गई है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या हो गए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बिल्कुल फिक्स पोजीशन में आ गए, इसी तरीके से यहाँ पे है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आसान नहीं है, यानी पोलराइजेबिलिटी भी आसान नहीं है, यानी कि ये लीस्ट पोलराइजेबल, ठीक है। अब यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दिस इज रमन एक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। देखिए एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा, ये बनाया हमने इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल, इसका पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड बनाया। एसिमेट्रिक में एक बॉन्ड लेंथ बढ़ी, दूसरी बॉन्ड लेंथ घट गई, ठीक है। या हम कह सकते हैं इस तरफ बढ़ी और इस तरफ से घट गई, दिस इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग,
अब देखिए, जैसा कि हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था वाटर के केस में, जितनी भी पोलराइजेबिलिटी हमारी इस मॉलिक्यूल की रही होगी इस बॉन्ड की वजह से, इस बॉन्ड की वजह से, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई, लेकिन इसके दूसरे बॉन्ड में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पास आ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ घट गई है, तो जितनी यहाँ बढ़ी उतनी यहाँ घट गई। एंड सिमिलरली इसमें हम बात कर सकते हैं, जितनी इस बॉन्ड की बढ़ी बॉन्ड लेंथ, उतनी ही बॉन्ड लेंथ इसकी घट गई, यानी कि पोलराइजेबिलिटी, नेट पोलराइजेबिलिटी अगर हम देखें तो तीनों की एक जैसी है, तो तीनों का एलिप्सॉइड हम एक जैसा ही बनाएंगे। और क्योंकि पोलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी, दिस विल बी रमन इनएक्टिव, राइट, दिस विल बी रमन इनएक्टिव। अब देखते हैं, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस की कार्बन डाइऑक्साइड की, तो बेंडिंग वाइब्रेशंस में आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, कार्बन जो है ये CO2 का लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डालते भी हैं तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि जो कार्बन के दोनों तरफ हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगाएंगे भी तो इसमें पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा कुछ इंड्यूस होने वाली नहीं है, ठीक है। अब इसकी अगर हम बेंडिंग मोड्स कंसिडर करें तो एक बेंडिंग मोड हो जाएगा जबकि दोनों ऑक्सीजन एटम्स नीचे आ रहे हैं, और दूसरा बेंडिंग मोड हो जाएगा जबकि दोनों ऑक्सीजन एटम्स अबव द प्लेन जा रहे हैं, एक बार बिलो द प्लेन, एक बार अबव द प्लेन। तो क्योंकि जब ये बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड एक्सिस है ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी कि कोई खास पोलराइजेबिलिटी इसमें इंड्यूस नहीं होगी, देयर इज़ नो नोटिसेबल चेंज इसमें या इसकी पोलराइजेबिलिटी में कोई खास फर्क नहीं देखने को मिलेगा। सो वी कैन से बेंडिंग वाइब्रेशंस भी कार्बन डाइऑक्साइड की कैसी हैं, दीज आर रमन इनएक्टिव, बेंडिंग वाइब्रेशंस आर ऑल्सो रमन इनएक्टिव। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड का ओवरऑल अगर हम देखना चाहें तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो थी वो कैसी थी, रमन एक्टिव थी, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कैसी थी, रमन इनएक्टिव थी, जबकि जो हमारी बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं वो कैसी हैं, रमन इनएक्टिव है। और अगर आपको याद है कि जब हमने उसमें बात किया था IR एक्टिविटी में, तो हमने देखा था CO2 की जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग थी वो रमन इनएक्टिव थी, जबकि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो थी वो IR एक्टिव थी, ठीक है। IR की हम बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कैसी थी, IR इनएक्टिव थी, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग IR एक्टिव थी। और बेंडिंग भी अगर आपको याद है तो बेंडिंग भी हमारी IR एक्टिव थी, यानी कि CO2 जो है वो IR से बिल्कुल अपोजिट केस हो गया हमारा। जो वाइब्रेशनल मोड्स हमारी IR एक्टिव थी वो यहाँ पे IR रमन इनएक्टिव है, और जो वाइब्रेशनल मोड्स हमारी IR इनएक्टिव थी वो हमारी IR एक्टिव है। इसके लिए एक रूल भी है जिसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। इस वीडियो में मेरे ख्याल से हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा एक हम ये डिस्कस कर लेंगे कि अगर रोटेशनल और रमन को रोटेशनल और वाइब्रेशनल को इकट्ठा पढ़ा जाए। अभी तक तो हमने पढ़ा है कि रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, दोनों के फॉर्मूलेज हमने देख लिए, दोनों के सिलेक्शन रूल्स हमने देख लिए। लेकिन एक बार हम देखेंगे कि रोटेशनल वाइब्रेशनल अगर इकट्ठा हो रहा है, वाइब्रेशन और रोटेशन इकट्ठी भी तो होती हैं, तो उस केस में क्या होता है, एक बार वो देखेंगे। और हम पढ़ेंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, क्या डिफरेंस है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कहाँ पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। एवरी दीज और ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग वीडियो ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू फॉर नाउ।